क्वेश्चन हमारा क्या था, ऐसा कौन सा एंजाइम है जो अम्लीय प्रकृति में कार्य करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा पेप्सिन। पेप्सिन एंजाइम होता है। और दूसरा क्वेश्चन था हमारा, पेप्सिन एंजाइम किसका पाचन करता है। पेप्सिन एंजाइम किसका पाचन करता है, तो पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन का पाचन करता है। और तीसरा क्वेश्चन था HCl की क्या भूमिका होती है, तो HCl भोजन को अम्लीय प्रकृति देता है, भोजन को अम्लीय प्रकृति देता है। और जो प्रोटीन था ये भोजन को ये अम्लीय प्रकृति बना देता है। तो इसमें थोड़ा अंतर था। और नेक्स्ट था हमारा क्वेश्चन, श्लेष्मा का कार्य क्या होता है, तो अमाशय के आंतरिक स्तर को HCl से सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करता है श्लेष्मा या म्यूकस। और हमारा नेक्स्ट था, लार में कौन सा एंजाइम होता है। लार में कौन सा एंजाइम होता है, तो लार में टाइलिन नामक एंजाइम होता है। और सबसे आखिरी था हमारा क्वेश्चन, जीवों के द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले जैव उत्प्रेरकों को क्या कहते हैं, तो इसको एंजाइम कहते हैं। कल बताए थे एंजाइम में उत्प्रेरक होता है जो एंजाइम की क्रिया को बढ़ा देता है, तो इसमें उत्प्रेरक हो गया। और चलो आज स्टार्ट, कल हम लोगों का हुआ था मानव में पाचन की क्रिया में 6 चीजें होती हैं। पहला ग्रसनी, और दूसरा था पहला था मुख, और दूसरा था ग्रसनी, तीसरा था अमाशय, चौथा था छोटी आंत, पांचवा था बड़ी आंत, और नेक्स्ट था सबसे लास्ट छठवां गुदाद्वार या मलाशय। क्या था, गुदाद्वार या फिर मलाशय। तो हमारा बुक भी कंप्लीट हो गया, ग्रसनी भी, अमाशय, इन तीनों जो है इनके बारे में तो कल हम लोग पढ़ लिए थे। आज हमारा स्टार्ट होगा छोटी आंत। यहाँ से छोटी आंत, तो छोटी आंत में होता क्या क्या है, तो इसको नोट कर लो। और आज हम लोग छोटी आंत से स्टार्ट करेंगे। छोटी आंत चौथे नंबर पर था, छोटी आंत। रीडिंग क्या है, छोटी आंत। अब छोटी आंत के कितने प्रकार होते हैं, तो छोटी आंत के 3 प्रकार हो जाते हैं। छोटी आंत जो होता है वो 3 प्रकार से होता है। कौन कौन सा, पहला हो गया ड्यूडीनम, हो गया। और दूसरा क्या है, जिज्यूनम, और पांचवा था इलियम। पहला था विडियोनम, दूसरा जिज्यूनम, तीसरा था इलियम। अब देखो ये तो मतलब इस छोटी आंत के 3 भाग हो गए। अब इससे तो समझ नहीं पा रहे होंगे, तो इसको हिंदी में क्या कहते हैं, हिंदी में कहते हैं इसको ग्रहणी। डिडियोनम को हिंदी में कहते हैं ग्रहणी। इसको कहते हैं ग्रहणी। ग्रहणी का नाम सुने ही होंगे सब लोग। और जिज्यूनम को कहते हैं अग्रशुद्रांत, और इलियम को कहते हैं शुद्रांत। इलियम को शुद्रांत कहते हैं। अब इसके बारे में समझना है कि छोटी आंत में ये जो ग्रहणी या डिड्यूनम है
इसका कार्य क्या होता है, तो इतना तो पहले नोट कर लो। तो पहला देखेंगे हम डिड्यूनम या फिर ग्रहिणी। क्या है पहले नंबर पर क्या था, ग्रहिणी या फिर डिड्यूनम। तो ग्रहिणी होता क्या है, जैसे कि अगर हम ग्रहिणी का चित्र यानी छोटी आंत का चित्र बनाए, तो छोटी आंत मान लो ऐसे है, छोटी आंत का चित्र बना रहे हैं। ये छोटी आंत का चित्र हुआ। अब इसी में ये जो तीनों हम बताए छोटी आंत के प्रकार कितने होते हैं, इसी में डिड्यूनम, जिजियोनम, इलियम तीनों इसी में आ जाएगा। तो कैसे छोटी यानी कि ग्रहिणी में होता क्या क्या है, जो छोटी आंत को तीन पार्ट में डिवाइड किए हैं, तो इसमें कुछ कार्य होगा। तो क्या क्या कार्य हो रहा है यही हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले तो क्या है, ग्रहिणी में भोजन का सर्वाधिक पाचन होता है। ग्रहिणी में भोजन का सर्वाधिक पाचन होता है, क्यों होता है ये भी जानना जरूरी है। तो ये होता है इसलिए क्योंकि ये क्या है हमारा, ये तो है हमारा अग्नाशय, और यहीं पर होता है लीवर या फिर यकृत। जैसे ये ग्रहिणी है, ग्रहिणी यहाँ से यहाँ तक मान लो, यहाँ से यहाँ तक मान लो, मानने की बात कर रहे हैं, होता तो बहुत है, थोड़ा और भी होता है, लेकिन मानने की बात करें। जैसे ग्रहिणी यहाँ से यहाँ तक है, तो ग्रहिणी में भोजन का सर्वाधिक पाचन क्यों हो रहा है, क्योंकि इसी ग्रहिणी में ही अग्नाशय, ये अग्नाशय, अग्नाशय ये यकृत क्यों होता है, ग्रहिणी में सर्वाधिक भोजन का पाचन क्यों होता है, क्योंकि इसी ग्रहिणी में ही अग्नाशय तथा यकृत दोनों, अग्नाशय और यकृत इसी ग्रहिणी में ही खुलते हैं। क्योंकि यहाँ पर तो ऐसे टाइप है क्योंकि ये ग्रहिणी में ही खुला हुआ है, ये भी ग्रहिणी, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ग्रहिणी मान लो, यहाँ तक ग्रहिणी मान लो। और उसके बाद देखो इसी ग्रहिणी में ही यकृत और अग्नाशय खुलता है। तो जब इसमें एंजाइम होता है, इस यकृत और अग्नाशय में एंजाइम होता है। अब ये अगर ग्रहिणी में खुलेगा, ये दोनों अगर ग्रहिणी में ही खुलेंगे, तो यहाँ पर जितने भी यकृत के एंजाइम और अग्नाशय के एंजाइम है, दोनों के एंजाइम तो इसी ग्रहिणी में ही आ जाएंगे। तो इसका कहने का मतलब ये है कि इनका भी एंजाइम ग्रहिणी में आ गया। तो अगर ग्रहिणी में आ गया तो एंजाइम से ही तो पाचन होता है, पाचन प्रोटीन का पाचन करता है, प्रोटीन का पाचन, तो हम जो भोजन करेंगे, भोजन से प्रोटीन निकलेगा, तो जो भोजन हम करेंगे उसमें तो प्रोटीन होता है, और उसी प्रोटीन को पाचन करता है एंजाइम। तो ये एंजाइम यकृत और अग्नाशय होता है। और जब ये ग्रहिणी में ही अगर यकृत और अग्नाशय खुल गया, तो पाचन, सर्वाधिक पाचन ग्रहिणी में होगा। ये जान के कैसे होगा, तो इतना तो क्लियर हो गया। और दूसरे नंबर पर आता है क्या, जैसे यहाँ से हम यहाँ तक मान के चलते हैं जिजियोनम या फिर अग्रशुद्रांत। अग्रशुद्रांत दूसरे नंबर पर, हाँ, पहले पर ग्रहिणी, दूसरे पर अग्रशुद्रांत। अब देखो अग्रशुद्रांत में होता क्या है, इस अग्रशुद्रांत में ये कुछ ऐसे अम्लीय नुमा, यहाँ से तो यहाँ तक है, तो इस अग्रशुद्रांत में कुछ ऐसे अम्लीय नुमा संरचना पाया जाता है, अम्लीय नुमा संरचना, यहाँ तक दोनों साइड अम्लीय नुमा संरचना पाया जाता है। इस प्रकार अब इस जो अग्रशुद्रांत यानी कि ये अग्रशुद्रांत, ये छोटी आंत का है तो बना छोटा है, लेकिन ये छोटी आंत का सबसे बड़ा भाग होता है। सबसे जो छोटी आंत होती है, ये अग्रशुद्रांत, ये एक ऐसा पार्ट होता है कि इसका सबसे बड़ा भाग होता है, सबसे बड़ा, ग्रहिणी से भी बड़ा होता है और शुद्रांत से भी बड़ा, ये अग्रशुद्रांत यानी जिजियोनम होता है।
तो इसमें कुछ अम्लीनुमा संरचना पाई जाती है जिसको कहते हैं रसांकुर। इसको क्या कहते हैं? रसांकुर। जिसको इंग्लिश में कहते हैं विली। और जो ये जियोनम में जो अम्लीनुमा संरचना है, इसका भी कोई कार्य होगा, तो इसका कार्य होता है ये जो यहाँ पर ग्रहणी में जो पाचन, भोजन का पाचन हुआ है, ग्रहणी में जो भोजन का पाचन हुआ है, तो उस भोजन में जो मतलब ग्रहणी में उस भोजन का अवशोषण होता है, अवशोषण होता है। तो इस रसांकुर के द्वारा ही भोजन का अवशोषण होता है। तो रसांकुर इसीलिए होता है कि ये भोजन को अवशोषित करता है। और उसके बाद केवल इतना ही, ये क्या क्या इसमें जानना है, ये छोटी आंत का सबसे बड़ा भाग होता है और इसमें जो भोजन, ग्रहणी में जो भोजन बच गया है उसी का इसमें अवशोषण होता है। और ये तीसरे नंबर पर, ये भी क्लियर हो गया, दोनों क्लियर हो गया। तीसरे नंबर पर आता है इलियम। तीसरे नंबर पर इलियम आ गया। इलियम यानी क्षुद्रांत इलियम। तो इलियम हम यहाँ से यहाँ तक मान लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक मान लेते हैं। अब इसमें क्या होता है, ये जो इलियम होता है, ये जो इलियम होता है, जहाँ जो ये ग्रहणी में भोजन बच रहा है, ग्रहणी में भोजन बच रहा है और पूरा पूरा जितना भोजन करेंगे पूरा एक ही चीज में तो बचेगा नहीं, कुछ तो बाकी रहेगा। तो वो जो ग्रहणी में भोजन बच रहा है, कुछ मतलब सारे भोजन तो यहाँ बच गए लेकिन कुछ संख्या में बचे रहते हैं। तो ऐसे आते हुए यहाँ जो भोजन बचा है उसका तो अवशोषण होगा और जो यहाँ तो टिकेगा नहीं भोजन, यहाँ से आता हुआ जो भोजन का अवशोषण हो गया और पाचन हो गया, उसका अवशोषण होते हुए जो यहाँ पर फिर जो भोजन यहाँ आ गया उसमें भी कुछ पदार्थ ऐसे हैं कि उसका पाचन नहीं हुआ है। तो जितने बचे हुए भोजन हैं यहाँ पर पाचन नहीं हो, उसका पाचन इलियम में होता है। इसका केवल इतना कार्य इलियम में होता है। और फिर उसी ये जो ऐसे इलियम से होते हुए जो यहाँ से फिर बड़ी आंत होती है, बड़ी आंत से होते हुए निकल जाता है ना। ऐसे बड़ी आंत से होते हुए मलाशय से निकल जाता है, ये तो पता है। तो केवल यहाँ पर तीन पार्ट समझा रहे थे छोटी आंत का, इतना ही केवल समझना है। ग्रहणी का कार्य क्या है, अग्र शुद्रांत का कार्य क्या है, यानी जियोनम, इलियम यानी शुद्रांत, इसका कार्य क्या है, तो क्लियर हो गया क्या होता है। एक बार रिवीजन, जैसे ग्रहणी यानी डिड्यूनम का कार्य क्या होता है, इसमें होता क्या क्या है। तो यहाँ से यहाँ तक है डिड्यूनम। तो यहाँ इसमें सर्वाधिक भोजन का सर्वाधिक पाचन होता है, क्योंकि यकृत और अग्नाशय इसी में ग्रहणी में ही खुलते हैं। और जो भोजन का पाचन हो गया है वो जियोनम यानी अग्र शुद्रांत में रसांकुर के द्वारा इसका अवशोषण हो जाता है। और जो भोजन ग्रहणी में नहीं बचा है उसका पाचन यहाँ इलियम यानी शुद्रांत में हो जाता है। तो जो भोजन बचा, अवशिष्ट पदार्थ वो तो निकल जाता है, इतना तो क्लियर है। अब आया हमारा, अब देखो ग्रहणी पढ़े, ग्रहणी आप पढ़ लिए। ग्रहणी में दो चीज आ गई, क्योंकि ग्रहणी में भी इसमें समय तो कुछ और आ नहीं रहा है, रसांकुर केवल था, रसांकुर के बारे में बता दिए। अब इसमें दो ग्रंथि है, मतलब दो चीज है, यकृत और अग्नाशय। इसका कार्य क्या होता है, इसको चित्र एक बार नोट कर लो, बना लो, तो आगे चलेंगे। ये जो ग्रहणी यानी डिड्यूनम है, ग्रहणी के भी दो भाग हो जाते हैं। कौन कौन से? दो भाग। पहला हो गया, पहला यकृत, पढ़े हो यकृत, दूसरा अग्नाशय। पहला यकृत और दूसरा अग्नाशय। अब ये यकृत क्या है, यकृत में क्या क्या होता है। अच्छा ये बताओ, सबसे बड़ी ग्रंथि मनुष्य में सबसे बड़ी ग्रंथि किसमें होती है?
सबसे बड़ी ग्रंथि क्या मतलब क्या है? तो सबसे बड़ी ग्रंथि मनुष्यों में यकृत होता है। इतना तो सबको पता होना चाहिए, बहुत छोटा क्वेश्चन है। मनुष्यों में सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होती है। अब इसी यकृत में यहाँ पर जैसे यहाँ पर अगर डायग्राम बनाएं हम यकृत का, तो इसमें कुछ इस प्रकार का चित्र आप लोगों ने देखा होगा, इस प्रकार का कुछ। तो इस यकृत में कुछ ऐसा चित्र होता है, इसको क्या कहते हैं? इसको पितृरस कहते हैं। इसको पितृरस कहते हैं। अब इसी पितृरस में पित्ताशय होते हैं, यानी पितृरस में सीधा सीधा समझो, पहले यकृत में पितृरस के अंदर पितृलवण होते हैं, पितृलवण। अब ये यहाँ समझने की बात आई है, पितृलवण क्या होता है? तो पितृलवण होता है जो, यानी हम लोग भोजन करते हैं तो प्रोटीन, वसा, विटामिन सब हर एक चीज, यानी एंजाइम, प्रोटीन सब कुछ लेते हैं भोजन में। तो ये जो यकृत में पितृरस है, इसके अंदर पितृलवण होता है। इस पितृलवण का कार्य क्या होता है? पितृलवण का कार्य या फिर पितृलवण में होता क्या क्या है? इस पितृलवण में हम लोग जो भोजन कर रहे हैं, अगर वसा वाली चीज खा रहे हैं, तो हम लोग मतलब वसा के केवल इतना, वसा के बड़े बड़े गोलों को, जो वसा के बड़े बड़े गोले हैं, वसा के बड़े बड़े गोलों को छोटे गोलों में तोड़ना ही, यानी वसा के बड़े बड़े गोलों को छोटे गोलों में तोड़ना इमल्सीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? इमल्सीकरण। इमल्सीकरण, वसा के बड़े बड़े गोलों को छोटे छोटे गोलों में तोड़ना इमल्सीकरण कहलाता है, और वसा के छोटे गोलों में टूटना इमल्सीकृत कहलाता है। अब ये इमल्सीकरण, अगर क्वेश्चन अगर आया मन में, इमल्सीकरण क्या होता है? तो इमल्सीकरण वसा के बड़े बड़े गोलों को छोटे गोलों में तोड़ना। जैसे यहाँ से हमने बताया कि वसा के बड़े बड़े गोलों को छोटे गोलों में तोड़ना। अगर जैसे कोई पूछ ले इमल्सीकरण क्या है, तो इसी को उल्टा कर दो। वसा के, जैसे वसा, कोई अगर पूछ ले इमल्सीकरण क्या है, तो वसा के बड़े बड़े गोलों को छोटे गोलों में तोड़ना ही इमल्सीकरण कहलाता है। यहाँ से पितृरस के बारे में पूरा क्लियर हो गया। अब क्या आया हमारा, अब हम लोग यकृत के बारे में तो क्लियर कर लिए। अब क्या आया? अग्नाशय के बारे में पढ़ना है, अग्नाशय के बारे में। तो अग्नाशय बताओ, ये कौन सी ग्रंथि होती है? अग्नाशय कौन सी ग्रंथि होती है? मिश्रित ग्रंथि या अंतःस्रावी ग्रंथि या बाह्यस्रावी ग्रंथि? तो अग्नाशय मिश्रित ग्रंथि होती है। मिश्रित ग्रंथि, अग्नाशय मिश्रित ग्रंथि होती है। अब यहाँ एक शब्द आया है ग्रंथि। ग्रंथि तो बार बार आ रहा है, लेकिन ग्रंथि के भी प्रकार होते हैं। कोई तो सोचेगा कि ग्रंथि के भी प्रकार कितने होते हैं? तो ग्रंथि के 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? जो कि वो ग्रंथि अग्नाशय में होता है। कौन कौन से? पहला हो गया, पहला अंतःस्रावी ग्रंथि मान लो, अंतःस्रावी ग्रंथि, पहला अंतःस्रावी ग्रंथि, दूसरा बाह्यस्रावी ग्रंथि, बाह्यस्रावी ग्रंथि, तीसरा मिश्रित ग्रंथि, जो कि अग्नाशय में मिश्रित ग्रंथि पाई जाती है। मिश्रित ग्रंथि, अब मिश्रित ग्रंथि देखो, अग्नाशय में यानी कि जो ग्रंथि होती है, पहला अंतःस्रावी ग्रंथि है। अंतःस्रावी, इसमें जो भी अंतःस्रावी में क्या होता है? तो अंतःस्रावी ग्रंथि से जो भी पदार्थ निकलेंगे उसे कहते हैं हार्मोन्स। वह पदार्थ का मतलब है कि अंतःस्रावी ग्रंथि से हार्मोन्स का स्रावण होता है। और जो बाह्यस्रावी ग्रंथि है, इस बाह्यस्रावी ग्रंथि से जो भी पदार्थ निकलेगा उसे
सीधा मतलब निकालो, बाह्यस्रावी ग्रंथि से एंजाइम का स्रावण होता है। अब मिश्रित ग्रंथि कैसे हुई? मिश्रित ग्रंथि यानी कि अग्नाशय, अग्नाशय ऐसे होता है, ऐसे टाइप में। अब इसमें तीनों ग्रंथि हैं, यानी कि दोनों ग्रंथि। मिश्रित का मतलब होता है कि अगर ये दोनों जहां रहेंगी। अब मिश्रित का मतलब होता है इस पदार्थ का मतलब हमारे शरीर में बाह्यस्रावी ग्रंथि और अंतःस्रावी ग्रंथि यानी हार्मोन्स और एंजाइम दोनों रहे, उसे मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। तो अग्नाशय में बाह्यस्रावी यानी एंजाइम और हार्मोन्स दोनों रहते हैं, तभी तो वहाँ जब हम बताया कि ग्रहणी में एंजाइम, दोनों से एंजाइम निकलते हैं, तो एंजाइम आ रहा है। अगर एंजाइम अग्नाशय में है तो तभी तो एंजाइम आ रहा है। तो अग्नाशय में एंजाइम और हार्मोन्स दोनों रहते हैं। तो यहाँ से अब देखो अग्नाशय के भाग कितने हैं। अग्नाशय के भाग अगर इसे पढ़े हो, अभी पढ़े अच्छे से, तो ये क्लियर अभी तुरंत हो जाएगा। अग्नाशय के भाग, अग्नाशय के भाग इसे मिटा दो, नोट तो कर ही लिए होंगे। अग्नाशय के दो भाग हो जाते हैं, कौन कौन से? पहला क्या है? पहला अंतःस्रावी ग्रंथि, पहला अंतःस्रावी ग्रंथि, दूसरा बाह्यस्रावी ग्रंथि, बाह्यस्रावी ग्रंथि। अब इस अंतःस्रावी ग्रंथि में क्या होता है? अंतःस्रावी ग्रंथि में अभी तुरंत पढ़े, अंतःस्रावी ग्रंथि से किसका स्रावण होता है? तो हार्मोन्स का स्रावण होता है। किसका? हार्मोन्स का स्रावण होता है। अब ये जो हार्मोन्स हैं, जिसमें हार्मोन्स का स्रावण होता है, और ये जो हार्मोन्स है ये इंसुलिन हार्मोन्स होता है। ये इंसुलिन हार्मोन होता है। क्या होता है? इंसुलिन हार्मोन। और बाह्यस्रावी ग्रंथि से जो एंजाइम होता है, 3 प्रकार के एंजाइम होते हैं। कौन कौन से? देखो 3 प्रकार से बाह्यस्रावी ग्रंथि से एंजाइम का निर्माण होता है। वो एंजाइम 3 प्रकार से होता है। पहला एमाइलेज, दूसरा लाइपेज, तीसरा ट्रिप्सिन। अब ये जो एमाइलेज, लाइपेज और ट्रिप्सिन है, इसका भी कोई कार्य होगा। तो ये जो एमाइलेज, लाइपेज, ट्रिप्सिन है, तो पहले ये एमाइलेज का कार्य क्या होता है? जो बाह्यस्रावी ग्रंथि में एमाइलेज एंजाइम, इसका कार्य कुछ होगा। इसका कार्य क्या है? इसका कार्य है कार्बोहाइड्रेट का पाचन करना। इसका कार्य कार्बोहाइड्रेट का पाचन, और तीसरा जो लाइपेज है, ये वसा का पाचन करता है। ये वसा का पाचन करता है, वसा का पाचन। और ये ट्रिप्सिन तीसरा है, ये प्रोटीन का पाचन करता है। ट्रिप्सिन का कार्य होता है प्रोटीन का पाचन, प्रोटीन का पाचन। क्लियर हो गया? अंतःस्रावी ग्रंथि, बाह्यस्रावी ग्रंथि। लेकिन यहाँ एक शब्द छूटा था, ये जो इंसुलिन हार्मोन्स होता है, इस इंसुलिन हार्मोन्स से अगर इसके यानी इसे जो
मधुमेह, दूसरा शुगर और डायबिटीज नामक ये सभी रोग, अगर इसकी इंसुलिन हार्मोन्स की कमी आ जाए तो ये सभी रोग होना स्टार्ट हो जाते हैं। और चौथे नंबर पर हमारा ये छोटी आंत क्लियर हो गया। अब पांचवें नंबर पर क्या था? बड़ी आंत। पांचवें नंबर पर बड़ी आंत था। बड़ी आंत तो अभी छोटी आंत में ही समझ गए होंगे कि यानी जो भोजन का पाचन, किस प्रकार भोजन का पाचन हो रहा है, और उसी प्रकार भोजन का पाचन होते हुए जो अपशिष्ट पदार्थ यानी गंदे पदार्थ होते हैं, इसे बड़ी आंत से होते हुए गुदाद्वार यानी मलाशय से निकल जाता है। तो ये हमारा आज का टॉपिक क्लियर हो गया। तो चलो आज के लिए कुछ क्वेश्चन दे देते हैं होमवर्क करने को। पहला प्रश्न क्या है? मानव आमाशय में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? मानव आमाशय में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? और दूसरा है क्वेश्चन, यकृत किस रस को स्रावित करता है? यकृत किस रस को स्रावित करता है? और तीसरा है, मनुष्यों में कितने दांत पाए जाते हैं? मनुष्यों में कितने दांत पाए जाते हैं? और चौथा क्वेश्चन है हमारा, मिश्रित ग्रंथि कौन सी होती है? क्लियर? इतना है हमारा होमवर्क। और अच्छे से आप लोग पढ़ाई करते रहिएगा और नोट्स तो आप लोग कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि नोट्स अगर कंप्लीट रहेगा तभी आप लोग पढ़ने में अच्छे होंगे और सारा डाउट क्लियर होता चलेगा। अगर नोट्स नहीं रहेगा तो इधर उधर भटकते रहोगे, उससे कोई मतलब है नहीं। कहोगे कि ये क्या है, ये तो पढ़ाया ही नहीं गया, पर पढ़ाया सब एक तरफ से पढ़ाया जा रहा है। तो नोट्स अगर कंप्लीट करे रहोगे तभी ये क्लियर होगा। तो बस आज के लिए थैंक यू, और अच्छे से होमवर्क कर लीजिए।